नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बेमतलब वार्ताओं का एक और दौर खत्म, 19 जनवरी को फिर मिलेंगे। कमेटी के अन्य सदस्य भी दबाव में, घनवत बोले किसानों के साथ हूं। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, राजभवनों का किया घेराव। मंत्री मेरे साथ हैं, अर्नब के व्हाट्सएप चैट में उगले ढेर सारे राज। वित्त मंत्रालय ने मना किया, फिर भी अडानी को दे दिए 6 एयरपोर्ट। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले दो छोटे निवेदन। पहला तो ये कि आपसे निवेदन है कि तुरंत सत्यहिंदी.com का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक है, उसको क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा दूसरा निवेदन यह है कि सत्यहिंदी.com पत्रकारों द्वारा संचालित एक संस्था है। उसे कारपोरेट से फंडिंग नहीं मिलती, वो विज्ञापन नहीं लेता है और ना ही सरकार से कोई धनराशि स्वीकार करता है। ऐसे में जरूरी है कि आपके सहयोग हमें मिले ताकि हम उस आर्थिक सहयोग के बल पर सत्यहिंदी.com को पत्रकारिता के उसूलों के हिसाब से आगे बढ़ा सकें। गोदी मीडिया के बरक्स स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत बनाने के लिए भी ऐसे सहयोग की आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में हिस्सा लेकर ये सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा भी ले सकते हैं और वहां से अपनी मनचाही सदस्यता भी चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये 2 जरूरी कदम आप जरूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खास खबरों का विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों की गोलियां दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी उन्हें स्वीकार नहीं है। किसान संगठन और सरकार ने तय किया है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही हल निकालेंगे। वहीं वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसान यूनियन के नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। मंत्री जी ने लगातार 8 दौर की वार्ता की। गृह मंत्री जी लगातार उनके संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है। ये उनकी जिद है, वो इसे छोड़ें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और कानून वापस कराकर ही जाएंगे। वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कराने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक और सुनवाई आ रही है 18 जनवरी को। 19 तारीख को एक और वार्ता सरकार और किसानों के बीच में होगी, लेकिन दूर तक कोई भी समाधान दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। सरकार परेशान है क्योंकि किसानों का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है और ये जो कैलाश चौधरी नाम के एक मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उनकी कोई हैसियत नहीं है इस पूरी सरकार में। वो सजावटी मंत्री हैं। उन्होंने जो कमेंट किए हैं ये उनके औसत दर्जे की समझ की तरफ इशारा करते हैं और ये इसे सरकार का वक्तव्य नहीं माना जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार अपने नेताओं के जरिए किसान आंदोलनों पर हल्ला बोल रही है, उनको बदनाम भी कर रही है, उन पर चोट भी पहुंचा रही है। तो ये रणनीति सरकार की है और शुरू से रही है, तो वो उस रणनीति के हिसाब से चल रही है। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ये बातचीत के दौर पर दौर हो रहे हैं, तारीख पर तारीखें मिल रही हैं, लेकिन निकल कुछ भी नहीं रहा है और वो तब तक नहीं निकलेगा जबकि केंद्र सरकार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं होगी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। भूपिंदर सिंह मान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी छोड़ने के बाद अब दूसरे सदस्य भी दबाव में आते दिख रहे हैं।
कमेटी के एक और सदस्य शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत ने आंदोलनकारी किसान संगठनों की तारीफ की है और कहा है कि अगर सरकार कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी तो वो और उनके संगठन के कार्यकर्ता दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में कमेटी के गठन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि घनवत ने कहा है कि वो मान की तरह कमेटी से बाहर नहीं निकलेंगे और कमेटी के बाकी सदस्यों के साथ बातचीत करके ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जो किसानों को स्वीकार हो। बता दें कि कमेटी के सदस्य और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान इस कमेटी को पहले ही अलविदा कह चुके हैं। मान के इस फैसले का किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने स्वागत किया है और कहा है कि किसानों के लिए किसी भी कमेटी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कमेटी का गठन करना उनकी मांग ही नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो खेल खेला था कमेटी बनाने का, वो टाई फिस हो गया है, क्योंकि एक सदस्य ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है या छोड़ दिया है। दूसरे सदस्य दबाव में आकर वो समझ रहे हैं कि वो भी एक किसान नेता हैं, किसान संगठन से जुड़े हैं और किसानों का आंदोलन है, उसके खिलाफ किसी तरह की बात करना, सिफारिश देना, ये उनके लिए बहुत ही अनुचित होगा। उनकी पूरी राजनीति, जो किसान राजनीति, उसको ध्वस्त कर सकता है। तो उन्होंने अब पाला एक तरह से बदल लिया है और एक संतुलन कायम करने की कोशिश करते देख रहे हैं, विश्वसनीयता अर्जित करने की कोशिश करते देख रहे हैं। हालांकि इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि उस कमेटी के सामने जब आंदोलनकारी किसान जाएंगे ही नहीं तो वो क्या रिपोर्ट देंगे और क्या रिपोर्ट उनकी उसकी विश्वसनीयता क्या होगी, उसकी स्वीकार्यता क्या होगी। तो घनवत अपनी तरह से अपने को एक तरह से विश्वसनीय बनाने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये भी साफ दिख रहा है कि किसान आंदोलन का दबाव इस कमेटी पर जबरदस्त पड़ा है और खासतौर से भूपिंदर सिंह मान के कमेटी छोड़ने के बाद अब बाकी सदस्य भले ही उस कमेटी में बने रहें, हालांकि ये एक रुतबा देने वाली चीज है, तो ये मोह छूटता नहीं है बहुत सारे लोगों से। तो घनवत से भी नहीं छूट रहा है, गुलाटी से भी नहीं छूट रहा और जो तीसरे मेंबर हैं वो भी शायद न छोड़ें। लेकिन ये जरूर है कि इनकी कोई भूमिका अब इस विवाद में दिख नहीं रही है। ये कमेटी बेमतलब है, बेमानी है और सुप्रीम कोर्ट जब अगली सुनवाई करेगा तब उसे इस पर विचार करना पड़ेगा और इस कमेटी को अगर विश्वसनीय बनाना है तो उसके लिए कुछ और उपाय करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जिनकी विश्वसनीयता साख है किसान आंदोलन में, और अगर वो एक प्लेटफॉर्म की तरह, सच्चे प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल हो सके तो शायद किसान अपनी बात रखने वहां चले जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में तो वो किसी कमेटी के लिए तैयार नहीं है। कमेटी ये सब वो समझ रहे हैं कि सरकारी खेल है जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर खेला जा रहा है, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर अभी टिके हुए हैं, कानून वापस लो। और यही एकमात्र रास्ता केंद्र सरकार के सामने बचा हुआ है। किसानों से जुड़ी एक और खबर लेते हैं। कृषि कानूनों के मसले पर खासी मुखर रही कांग्रेस ने आज देश भर में प्रदर्शन किए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपालों के आवास यानी राजभवन के घेराव किया। दिल्ली में इसकी अगुवाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने की। किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। जब तक ये कानून निरस्त नहीं होंगे तब तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। ये कानून किसानों की मदद के लिए नहीं है बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए है। गांधी ने आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले भी भूमि अधिग्रहण कानून लाकर किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की थी और उस समय कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोका था। अब बीजेपी और उसके 2/3 सदस्य एक बार फिर से किसानों को निशाना बना रहे हैं और इन 3 कृषि कानूनों को लेकर आए हैं। वहीं लखनऊ में राजभवन का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष शैलजा और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस अब राजनीतिक स्तर पर भी हलचल बनाती दिख रही है किसान आंदोलन के पक्ष में। हालांकि वो शुरू से मुखर थी और उसे एक अच्छा खासा मुद्दा मिल गया है केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। केंद्र सरकार की किसानों में जो अलोकप्रियता बढ़ रही है उसका
एक राजनीतिक फायदा भी वो उठाना चाहती है। लेकिन ऐसे समय में ये बेहतर ही है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि इस तरह के जन आंदोलनों के साथ खड़ी दिखे, उनका समर्थन करे, उनकी जायज मांगों को वो आगे ले जाने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए ये काम करे। और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें भी इस तरह से कोशिश करते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने राजनीतिक भविष्य के लिए भी जरूरी है, न केवल किसान आंदोलन की सफलता के लिए। तो किसान आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता भी विभिन्न राजनीतिक दलों को मजबूर कर रही है कि वो उनकी आवाज में शामिल हो। कांग्रेस पार्टी अगर ये किसान आंदोलन इतना बड़ा न होता तो शायद इस तरह से प्रदर्शन भी न करती। तो ये किसान आंदोलन की ताकत है कि वो विभिन्न राजनीतिक दलों को विवश कर रही है, मजबूर कर रही है कि वो उनके साथ खड़े हों, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं, उनकी मांगों का समर्थन करें और सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक मोमेंटम बनाए पूरे देश भर में, जिससे सरकार जो अड़ियल रुख अपना रही है उसको छोड़कर इन कानूनों को वापस ले और नए सिरे से बातचीत के जरिए जो भी बदलाव कृषि के क्षेत्र में करने हैं वो सहमति के साथ किए जा सकते हैं, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। तो कांग्रेस जो मरणासन्न पड़ी है उसमें कभी बीच बीच में थोड़ी हलचल दिखती है, वो इससे कितनी बदलेगी एक दूसरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में एक निरंतरता नहीं है, वो बीच बीच में उठती है, लड़ती है और फिर कहीं खो जाती है। तो एक जो सिलसिला होना चाहिए वो बनता है कि नहीं बनता है, ये किसान आंदोलन और इस तरह की और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जो उसके लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस इससे अपना कायाकल्प कर पाती है नहीं कर पाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और अब आज की एक और अत्यंत महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। ये खबर मुंबई टीआरपी स्कैम से जुड़ी हुई है और उसके जो मुख्य किरदार हैं अर्णब गोस्वामी से जुड़ी हुई है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी का एक कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। ये चैट अर्णब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के बीच का है। इस चैट से प्रधानमंत्री कार्यालय और मोदी सरकार के सदस्यों के साथ गोस्वामी की निकटता का पता चलता है और यह भी कि कैसे अर्णब गोस्वामी टीआरपी रेटिंग को अपने पक्ष में करने के प्रयास कर रहे थे। चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स में अर्णब टीआरपी को लेकर पीएमओ से मदद मांगते हुए भी दिख रहे हैं। इसमें एक जगह अर्णब प्रकाश जावड़ेकर से मिलने की बात करते हैं तो पार्थोदास गुप्ता जावड़ेकर को कथित तौर पर यूजलेस बताते हैं। एक चैट में वे कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री उनके साथ हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चैट में से एक में बार्क के पूर्व सीईओ ने गोस्वामी को एक गोपनीय पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए को जाम कर दिया है, जबकि गोस्वामी ने कथित रूप से जवाब दिया कि वो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। कुछ संदेश में दास गुप्ता ने गोस्वामी को बताया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा सेट टॉप बॉक्स में विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टीवी दर्शकों की संख्या को मापने के प्रस्ताव से रिपब्लिक चैनल और बीजेपी दोनों को राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। दास गुप्ता अर्णब गोस्वामी से ये भी कहते हैं कि वो सत्ताधारी पार्टी में बात करके ट्राई के इस नए रिफॉर्म को रुकवाएं, जिसमें वो डिजिटली व्यूअरशिप मापेगा और पुराने भ्रष्ट मीटरों को बदलेगा। कई जगह अर्णब रजत शर्मा और उनके चैनल के बारे में अपमानजनक बातें करते हुए दिखते हैं। अपमानजनक बातें उन्होंने टाइम्स नाउ की चीफ या एडिटर या जो कुछ भी हैं वो नाविका कुमार, उनके खिलाफ भी घटिया टिप्पणी की है। इन सभी चैट्स को लेकर सोशल मीडिया में जमकर गुस्सा दिखाया जा रहा है और शेयर भी हो रही हैं। प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ये बार्क के सीईओ और अर्णब गोस्वामी के बीच हुई बातचीत के लीक स्नैपशॉट्स हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में से अर्णब गोस्वामी की राजनीतिक गलियारों में पहुंच और तमाम साजिशों का पता चलता है। प्रशांत भूषण ने आगे लिखा है, साथ ही यह भी पता चलता है कि किस तरीके से मीडिया और अपनी पोजीशन का बतौर ब्रोकर दुरुपयोग किया गया। भूषण ने ट्वीट के साथ लिखा, कानून के रास्ते पर चलने वाले किसी भी देश में लंबे समय तक जेल भेजने के लिए ये चैट काफी हैं। तो बहुत ही स्पष्ट है कि जो मुंबई का टीआरपी घोटाला था उसके तार केवल
रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि ये इस सरकार तक पहुंच रहे हैं, सरकार के विभिन्न मंत्रियों तक पहुंच रहे हैं और पीएमओ तक पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए कि टीआरपी, रिपब्लिक टीवी की टीआरपी बढ़ाने के लिए कितने मंत्री और प्रधानमंत्री के दफ्तर तक इस काम में लगे हुए थे और अर्णब गोस्वामी इन सब के टच में थे, इन सब से मदद ले रहे थे। और यही नहीं, जो बार्क जो रेटिंग देती है टीआरपी की, उस बार्क को ही उन्होंने भ्रष्ट कर डाला था। जो सीईओ हैं और सीओओ हैं, दोनों गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। इनकी मिली भगत से सरकार के दबाव में, प्रभाव में, लालच में, जिस भी तरीके से इस टीआरपी रेटिंग के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ की गई और अपने चैनल को नंबर 1 बनाया गया। तो ये अर्णब गोस्वामी का खेल अब पूरी तरह से खुल चुका है। ये व्हाट्सएप चैट दरअसल मुंबई पुलिस ने कोर्ट में दिए हैं। ये 500 पन्नों की व्हाट्सएप चैट है, जिसमें और भी बहुत सारा ऐसा विस्फोटक मसाला है जो कि पूरे तरह से अर्णब गोस्वामी को बेनकाब कर देता है, नंगा कर देता है। और इसी के उन्हीं के वही नहीं, बीजेपी और बीजेपी की सरकार भी उससे नंगी हो जाती है। तो ये एक ऐसा रहस्य उद्घाटन है जिसको बहुत ही बारीकी से, गहराई से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये टीआरपी सिस्टम किस तरह से प्रदूषित है, किस तरह से भ्रष्ट है, किस तरह से जो प्रभावशाली लोग हैं, चैनल हैं या एडिटर हैं या पत्रकार हैं, वो इसका लाभ उठाते हैं और अपनी टीआरपी को बढ़ाते हैं। तो पूरा घोटाला टीआरपी का ये है और इससे पूरी इंडस्ट्री प्रदूषित हो चुकी है। विज्ञापन दाताओं को बहुत बड़े पैमाने पर इससे नुकसान पहुंचा है। अब आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। हालांकि ये अंतिम खबर जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अडानी ग्रुप ने देश के दूसरे सबसे बड़े मुंबई एयरपोर्ट को भी अपनी झोली में डाल लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 12 जनवरी को इसके टेक ओवर को हरी झंडी दे दी है। अहमदाबाद के अडानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ी बोलियां लगाई थी। साल 2019 में हुई बिडिंग की प्रक्रिया पर नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने, ध्यान रखिए, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी कि एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए नोट में कहा गया था कि ये 6 एयरपोर्ट हाईली कैपिटल इंटेंसिव हैं, यानी बहुत ज्यादा पूंजी इसमें लगनी है और एक ही कंपनी को ये दे देना ठीक नहीं है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के प्रेसिडेंट से भी संपर्क किया था। यहां जीएमआर ही केवल योग्य बिडर था, लेकिन दोनों ही एयरपोर्ट उसे नहीं दिए गए। नीति आयोग का कहना था कि पीपीपी का मेमो सरकार की नीति के विरुद्ध है। जिस बिडर के पास तकनीकी क्षमता नहीं होगी, वो सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार सेवाएं नहीं दे पाएगा। वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी एससी गर्ग की अध्यक्षता वाली पीपीएसी की तरफ से कहा गया कि पहले ही फैसला कर लिया गया है कि पहले के अनुभवों को बिडिंग का आधार नहीं बनाया जाएगा। बिड जीतने के एक साल बाद ही अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ एयरपोर्ट के कंसेशन एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। बोली के मामले में अडानी ग्रुप ने जीएमआर ग्रुप, ज्यूरिक एयरपोर्ट और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया। इसलिए 50 साल के लिए 6 एयरपोर्ट को संचालित करने का अधिकार अडानी को मिल गया। तो अडानी ग्रुप को इस सरकार से बहुत कृपा बरस रही है। लगातार सारी चीजें अडानी ग्रुप की झोलियों में डाली जा रही हैं। उसके लिए अडानी ग्रुप योग्य है नहीं है, इसकी परवाह नहीं की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं अडानी, अंबानी दोस्त हैं। तो जितने भी बड़ी चीजें हैं, जितने भी प्रमुख चीजें हैं, वो इनके हवाले की जा रही हैं, जबकि उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता इस तरह के मामलों की नहीं है। और एक साथ इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट दे देना, ये भी एक तरह की मोनोपोली कायम करने का तरीका है, जिसमें दूसरे प्रतिद्वंदी जैसे जीएमआर लगातार एयरपोर्ट के क्षेत्र में काम करता रहा है, उसकी विशेषज्ञता है, ये बड़े एयरपोर्ट वो मैनेज कर रहा था, लेकिन उससे छीनकर अडानी ग्रुप को दे दिए गए। तो एक जो कहते हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, दरअसल ये भी भ्रष्टाचार है। इस तरह के भ्रष्टाचार इस पिछले 6-6.5 साल में मोदी सरकार ने भयानक तौर पर किए हैं। अगर जितने भी ये इस तरह के ठेके दिए गए हैं, इनकी स्वतंत्र रूप से जांच हो, तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला जो कहने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह से अपने दोस्तों के लिए
थालियों पर थालियां सजाकर दिए जा रहा है और उसमें तमाम बड़ी सरकारी कंपनियां और जो मालदार विभाग हैं वो सौंपे जा रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट चाहे जो दूसरे बंदरगाह हैं उनको भी देने की बात हो रही है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार अडानी ग्रुप ही इस देश में सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा समर्थ है जिसको इस तरह की चीजें मिल रही हैं, या इस देश में और कंपनियां भी हैं जो इससे बेहतर काम कर सकती हैं। तो ये सवाल ये संघ परिवार नहीं पूछेगा जो हमेशा नैतिकता और सांस्कृतिक और स्वच्छता की बात करता है, ना बीजेपी पूछेगी। सरकार तो गले तक बल्कि सिर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये तमाम ठेके इसी तरफ इशारा करते हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बहुत ही विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि ये क्रोनिक कैपिटलिज्म है, यानी अपने दोस्तों को सारी चीजें देते जाना, ये एक दोस्तों परिवार में देते जाना, ये एक जिसका आरोप पिछली सरकार पर भी लगते रहे हैं। लेकिन ये सरकार उस सरकार से 2 कदम और आगे चली गई है और इसने सारे मानदंडों को धता बताते हुए अंबानी अडानी पर कृपा बरसाने का क्रम जारी रखा। बड़ी बेशर्मी के साथ बार बार उंगलियां उठ रही हैं, हर तरफ उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर से 2 गुजारिशें दोहरा दूं कि सत्यहिंदी.com का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी सदस्यता बिना देर किए ग्रहण कर लीजिए, ताकि आपका सत्य हिंदी तेजी से और अपने पैर पसारे, फैले और आपको अच्छी स्वतंत्र रिपोर्टिंग देखने को मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।